नमस्कार, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल युवा रोजगार पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम आपको एक वीडियो लेके आ रहे हैं। एनटीपीसी के पूरा सीरीज है, रेलवे का पूरा सीरीज है जो एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एएलपी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बना रहे हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज तक रेलवे में पूछा गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उन सब को हम कर रहे हैं। ये जीएस का वीडियो का सेशन है। इससे पहले आपने मैथ्स के वीडियो के सेशन को देखा होगा और इससे पहले आप लोगों ने रीजनिंग के वीडियो के सेशन को भी देखा होगा। तो हम जीएस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके चलते हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के सेशन को। और आधुनिक भारत के सेशन से हम चीजों को प्रारंभ करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं आधुनिक भारत का पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 शाह मल्द हु रिबेल एट बड़ौत इन उत्तर प्रदेश वाज किल्ड इन द बैटल इन। मतलब 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत के में विद्रोह करने वाले शाहमल की मृत्यु किस लड़ाई में या कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी जुलाई 1857 में। आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत का सिपाही विद्रोह है। ये आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। भारतीय इतिहास का वीर सावरकर ने, आपने नाम सुना होगा सावरकर जी का, वीर सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था बेटा? पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था सावरकर ने सिपाही विद्रोह को, 1857 के सिपाही विद्रोह को। और आप जानते हैं कि 1857 का सिपाही विद्रोह पहले बैरकपुर से शुरू होता है। मंगल पांडे, नाम सुना होगा आप लोगों ने मंगल पांडे जी का। और उसके बाद ये विद्रोह मेरठ से शुरू होता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस विद्रोह के नेता होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई नेता होती है इस विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह होते हैं। इस विद्रोह के नेता आपको पता है कि मुगलों के अंतिम राजा बहादुर शाह जफर होते हैं, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो इस विद्रोह के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता होता है। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास पे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे और भारतीय लोगों के जनमानस पर इस विद्रोह का बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत लंबा असर पड़ता है। और इसका दूरगामी परिणाम निकल के सामने आता है। ये सब बातें तो हम यहाँ पे करते रहेंगे, लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है। सावरकर, सिपाही विद्रोह, बैरकपुर, मंगल पांडे, मेरठ, ये बात 1857 के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाई थी? ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियल पेंटिंग, यानी कि ये अगर किसी ने पेंटिंग बनाई भी अपने देश में तो ब्रिटिश महिलाओं के सपोर्ट में, समर्थन में। उनका नाम था जोसेफ नोएल पैटर्न। जोसेफ नोएल पैटर्न था जिन्होंने, अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी में बनाया है ना, और नॉर्मली इसे नहीं पढ़ाया जाता है एग्जाम में, या जब ड्यूरिंग द क्लासेस होता है इसे नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से हिस्सा होता नहीं है। तो आरआरबी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाए। मैं आपको कुछ चीजें बड़ा फैक्ट तरीके से बताता हूँ, मेरी बातों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उसको, मतलब ये मैं अहंकार या कुछ घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं जो बता रहा हूँ उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि वही रास्ता होता है आपको परीक्षा निकालने का। प्रीवियस ईयर को फॉलो करें और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन जो है ना सर ने नहीं पढ़ाया है, रेदर कि ये सोचने का, आप ये सोचिए कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना बहुत बड़ा कला होता है एग्जाम में। आप नहीं छोड़ पाते हैं, निगेटिव ले लेते हैं और इसका असर होता है कि आप फेल हो जाते हैं। तो छोड़ना बहुत बड़ा कला है एग्जाम के क्वेश्चन को, और ये छोड़ना तभी आएगा जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, चाहे वो टेस्ट पेपर ऑनलाइन लगाए, चाहे वो टेस्ट पेपर ऑफलाइन लगाए, चाहे जैसे लगाए। ध्यान रखिएगा, जब टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होने लगेगा कि किसे छोड़ना है और किसे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सरप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, यानी 1857 के विद्रोह को आखिरकार अंग्रेजों ने कब दबा दिया था? तो इसे 1859 में दबा दिया गया था। 1859 में 1859 में दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेवार था, जिसमें ग्रीस वाले कारतूस को इस्तेमाल किया जाता था और 18
1857 के विद्रोह का तत्काल कारण बन गया? कितना बड़ा क्वेश्चन है। इस बड़ा क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे क्या निकलते हैं वो जरा एक बार बात कर ले। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ग्रीस वाला कारतूस, ये तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। तात्कालिक कारण बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और कौन से राइफल था? तो इनफील्ड राइफल था, जो नई राइफल ब्रिटिश सैनिक इस्तेमाल कर रहे थे। और इस राइफल को लाने वाले थे हेनरी हार्डिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग नहीं है बेटा, हेनरी हार्डिंग है, गलती मत कीजिएगा। 1857 में लॉर्ड हार्डिंग दिखाई नहीं पड़ेंगे। लॉर्ड हार्डिंग दिखाई पड़ेंगे 1911 में, जिस पर रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था। ये बात हमने क्लास में आपको पढ़ाया है। ये हेनरी हार्डिंग है, ये दूसरे हार्डिंग है। इन्होंने इनफील्ड राइफल्स को भारत में उस समय इंट्रोड्यूस किया था, और अब अंग्रेजी सैनिक, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, उसको दिया गया था। जिसके जो कार्टेज थे, जिसके जो कारतूस थे, उसको ग्रीज किया गया था, रैप किया गया था, और कहा गया था कि ये रैपर गाय और सुअर के मान से बना है। तो हिंदू और मुसलमान, यानी इस्लाम मानने वाले लोग और हिंदू धर्म मानने वाले लोग, दोनों धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे गुस्सा हो गए थे, और उसका परिणाम निकल के सामने आता है 1857 का विद्रोह, जिसे हम तत्कालिक कारण के रूप में जानते हैं। तो एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हिच प्लेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी? किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो अवध। ऐसा क्यों कहा जाता है, जरा ये बताते हैं। तो देखिए, 1857 के विद्रोह करने वाले मैक्सिमम सैनिक अवध के थे। अवध हिंदा उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यानी कि आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह करने वाले सैनिक कहाँ के थे बेटा? मेरठ के थे। और जब 1857 के विद्रोह करने वाले सैनिक मेरठ के थे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये अवध प्रदेश का थे। और पूरे भारत में अंग्रेजों की सैनिक ज्यादातर अवध से ही थे। और जब अवध को ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। अवध को कुशासन के आधार पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि अवध को किस आधार पे अंग्रेजी सेना में मिलाया गया था? तो कुशासन के आधार पे। कुशासन के आधार पे ध्यान में आप रखिएगा। और कुशासन के आधार का मतलब क्या होता है? ये किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। देखिएगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने। और ये अंग्रेजी सेनाओं के लिए, खास करके अंग्रेज में जो अवध के सेना थे, उसके लिए एक ठगा सा महसूस होने वाली कहानी थी। और इसका परिणाम भी 1857 के विद्रोह में दिखाई पड़ता है। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी? मतलब कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों की मदद की थी? तो महाराजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये क्वेश्चन भी आप पार्टिकुलर होगा, जहां से महाराजा, मतलब कि इसको ना बनाने वाली क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इसके ऊपर में ये मत समझिएगा कि सर ने ये नहीं बताया। देखिए, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाला होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है। जो छोड़ते हैं वो आपके स्कोर को बचाता है, क्योंकि उसको टिक करने के चक्कर में आपके बने हुए क्वेश्चन को आप क्या कर देते हैं बेटा? गलत कर देते हैं। और एक बार गलत हो गया तो आप निगेटिव में चले जाते हैं, और उसका परिणाम बड़ा ही गड़बड़ निकलता है, यानी कि आपका रिजल्ट निगेटिव हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, छोड़ना क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच ईयर लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी किल्ड इन बैटल? यानी रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में मारी गई थी? तो 1858 में, यानी 1857 में यह युद्ध शुरू हुआ था, और 1858 में लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी बेटा? मारी गई थी। आप जानते हैं जब लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो वहां पर ह्यूज रोज था। ह्यूज रोज जो अंग्रेज का कमांडर था, याद रखिएगा, कौन था बेटा? अंग्रेज कमांडर था ह्यूज रोज। अब आपकी इसके बारे में हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर सोई हुई, जब उनकी मृत्यु हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई की, यहाँ पर सोई हुई लड़ाकू में एकमात्र यही मर्द है। यानी इतनी बहादुरी से लड़ी थी कि रानी लक्ष्मीबाई को मर्द से, बहादुर मर्द से तुलना किया गया था, और ये ह्यूज रोज नहीं बोला था। और ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को मारने वाले जो अंग्रेजी कमांडर थे या उससे युद्ध करने वाले वो ह्यूज रोज थे। याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए आगे बात करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी तो आपने जरूर सुना होगा, और अब सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे लिखा है। चलिए, न तो पहला न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? कि न तो ये पहला है न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ये आरसी मजूमदार ने कहा था। कि देखो, ये
पहला तो है नहीं, इसको तो आप भूल ही जाइए कि ये कोई पहला है। और पहला तो बहुत दूर की बात है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं है, आरसी मजूमदार ने कहा था। जबकि वीर सावरकर ने क्या कहा था? वीर सावरकर ने कहा था ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये बात कहा था वीर सावरकर ने। खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, खूब अच्छे से इस पर ध्यान आप रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? बहुत सिंपल है, बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को। यही बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर है, ध्यान रखिएगा। ये बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और ये मुगल सम्राट, मुगल वंश का अंतिम सम्राट है, अंतिम सम्राट है मुगल वंश का बहादुर शाह कौन बेटा? जफर, ध्यान रखिएगा। मुगल वंश का क्या है बेटा? अंतिम सम्राट है बहादुर शाह जफर। चलिए ठीक है। जब विद्रोही सैनिक आया था और बहादुर शाह जफर से मिला और बहादुर शाह जफर को कहा कि देखिए आप जो है ना हमारा क्या बोलते हैं नेता बने, आप अपने आप को सम्राट घोषित करें। चूंकि ये पेंशन खोर था, अंग्रेजों से पेंशन लेता था और अपनी जीवन जी रहा था, ठीक है ना, बुढ़ापा का उम्र था। लेकिन सैनिकों के कहने पे और उनके सेनापति बख्त खान ने जब आश्वासन दिया तो वो क्या किए? अपने आप को सैनिकों का नेता घोषित कर दिए और भारत का अंतिम सम्राट, यानी मुगल सम्राट भी कहा तो अंतिम सम्राट घोषित हुआ मुगलों का। हालांकि इनको विद्रोह दबाने के साथ रंगून भेज दिया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने एक शायरी भी लिखा है, मुझे पूरा शायरी याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि 2 गज कफन भी जो है ना अपने देश में नहीं मिला, मतलब लेटने के लिए हम कहीं और जाकर के निर्वासित हो गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाता है द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किसके काल में स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बहुत बेहतरीन एक गवर्नर है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी जो है ना क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में बात करें तो इनके बारे में दिखाई पड़ता है सती प्रथा को समाप्त करने में इन्होंने योगदान दिया। इनके बारे में दिखाई पड़ता है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, शिक्षा का माध्यम, ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में दिखाई पड़ता है कि ठगी प्रथा को इन्होंने क्या किया बेटा? समाप्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ठगी प्रथा को समाप्त किया। इनको बहुत सारा चीज दिखाई पड़ता है जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात आते हैं। ये सुधारों के लिए जाने जाते हैं, अपने देश में भारत में सुधार काम के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए मैकाले को बोला था कि आप जो है ना अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए अपना सुझाव दे। और मैकालो की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा था कि देश में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाए, जिससे कि हम काले लोगों में अंग्रेजी भावना भर सके। और ये भरने में उन्होंने कामयाबी पाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट को पारित करते समय। अब ध्यान ये रखना है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। किसने इसे पारित किया? तो सर सिडनी रॉलेट ने इसे पारित किया। सर सिडनी रॉलेट ने इसे क्या किया बेटा? पारित किया। इसी के नाम पे इसका नाम रॉलेट एक्ट है। 1919 में। रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट था कि बिना सबूत के और सिर्फ शंका के आधार पे, शक के आधार पे, मतलब शंका है कि आप जो है ना क्या है बेटा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में है, और उस शंका के आधार पे आपको पकड़ के जेल में रख दिया जाएगा और उसका परिणाम होगा। और उसका कोई वो भी नहीं है, मतलब कि स्पेशल कोर्ट बनाया गया और उस स्पेशल कोर्ट में सब अंग्रेज है, मतलब आपके खिलाफ में रिपोर्ट बनना है तो बनना है, बात खत्म, और कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तो रॉलेट एक्ट में क्या था? सिर्फ शंका के आधार पर उठा के जेल में रख दिया गया और इसे काला कानून कहा गया। इसीलिए क्या कहा गया बेटा? इसे काला कानून कहा गया, इसे काला कानून। और इसी रॉलेट एक्ट के विद्रोह में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और उसके खिलाफ में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जो विद्रोह चल रहा था, और जब ये इनको जेल भेज दिया गया तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ,
जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो 1919 की जो घटना है, जो 1919 की वर्ष है, हमारे देश के इतिहास के लिए बड़ा ही काला वर्ष भी है और बड़ा ही अलग अलग तरीके के इंसिडेंट्स 1919 में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आज तक हम अंग्रेजों से माफी मंगवा रहे हैं और जो लोग आते हैं वो वहां पर जाकर के माफी मांग के ही कुछ लिख के जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट याद रखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं आएगा। मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा बेटा, क्वेश्चन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर होता है। मेरा काम है आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या कराना बेटा, सॉल्व करा देना। ध्यान से आप देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। जानते हैं कि यह भारत का अंतिम वायसराय था। लॉर्ड बैवेल के जगह पे इसे भेजा गया था और लॉर्ड बैवेल के जगह पे जब इसे भारत का वायसराय बना के भेजा गया था, उस समय आप देखिएगा ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो क्लीमेंट एटली था और उसने घोषणा पत्र जारी किया था कि हम 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे और भारत का नया वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और अपने ज्ञान और भारत की जो आबो हवा है उसको देख के, यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ की वस्तु स्थिति पे ध्यान रखते हुए भारत के बंटवारा का एक निर्णय लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और यही लॉर्ड माउंटबेटन है भारत के बंटवारा को लेकर के 3 जून प्लान बनाते हैं। यही लॉर्ड माउंटबेटन है जिसे बेटन प्लान कहते हैं। और यही लॉर्ड माउंटबेटन है कि भारत के आजादी के बाद इनको भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया भारत के आजादी के बाद। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। उसके बाद आजादी के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग व्हिच पीरियड, यानी लॉर्ड डलहौजी किस अवधि के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के ठीक बाद लॉर्ड कैनिंग आता है। डलहौजी के बाद कौन आता है बेटा, कैनिंग। ध्यान से देखिएगा, डलहौजी है और डलहौजी के बाद आता है कैनिंग। ये बन के आता है क्या, वायसराय। और इसी के समय हो जाता है क्या, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कैनिंग। खूब अच्छे से ध्यान में रखिएगा, भारत का वायसराय कौन था, तो बेटा कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय कैनिंग। तो डलहौजी कब तक होगा, डलहौजी 1856 तक होगा, क्योंकि 56 के बाद कैनिंग आ गए थे, तो 56 यहाँ पे आंसर होगा। अब डलहौजी के बारे में अगर बात करें तो डलहौजी ने बहुत सारा काम करवाया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था व्यपगत सिद्धांत, यानी कि राज्य को हड़प लेने का सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, व्यपगत सिद्धांत यानी कि राज्य को हड़प लेने का सिद्धांत। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेलवे की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, रेलवे की शुरुआत। तीसरा इसकी पॉइंट है, क्या है पॉइंट, पीएचईडी की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, पीएचईडी पब्लिक जो क्या बोलते हैं, और पीडब्ल्यूडी, सॉरी बेटा, सॉरी, पीडब्ल्यूडी की शुरुआत, पीडब्ल्यूडी की शुरुआत। ये इसका काम है, इसका काम है क्या बेटा, इसका काम है डाक और तार की शुरुआत, डाक तार की शुरुआत। इसके बहुत सारे काम है डलहौजी के, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा विख्यात ये किस चीज के लिए है, सबसे ज्यादा विख्यात है व्यपगत सिद्धांत के लिए, कि जब वो राजाओं महाराजाओं का, ध्यान से देखिएगा, जब वो राजाओं महाराजाओं को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना शुरू किया अलग अलग कारणों से। और यही डलहौजी था जिसने अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर दिया बेटा, मिला लिया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। क्या बात है, यही क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत बोला कि इनका एक क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन आया था जिसको बोलते हैं एटली का घोषणा पत्र, जिसमें कहा था कि हम भारत को 30 जून 1948 तक क्या कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। और माउंटबेटन नया क्या होगा बेटा, माउंटबेटन नया भारत का
वायसराय होगा। और ये थे कौन? इटली। यही तो कहानी सुना है और वही तो क्वेश्चन पूछ दिया। ध्यान में आप रखिएगा, पॉइंट को खूब अच्छे से समझिएगा। अगर आपने अच्छे से मॉडर्न इंडिया मेरे से पढ़ा है, जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, जो बच्चे हमको यहाँ पे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी मैंने पढ़ा दिया मॉडर्न इंडिया को और ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ा दिया। हाँ, कुछ बच्चों का बैच में बचा हुआ है मॉडर्न इंडिया पढ़ाना, तो हम उसको पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन क्वेश्चन देखिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1851 में निम्नलिखित में से किसने अवध के राज्य को एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह पे गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया। मतलब कहा कि अवध के राज्य को भारत में मिलाना एक ऐसी गलती थी जो उल्टे हमारे ऊपर ही पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन था 1857 की क्रांति का, कि जब आप अवध को मिलाते हैं तो अवध के सैनिक नाराज हो जाते हैं और 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा वही भाग लेते हैं। तो ये किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। अरे बेवकूफ, जब तुम जानते थे कि ऐसा होगा तो तुम मिलाया कहाँ? इतना बड़ा बेवकूफ है, इसको तो थप्पड़ मारे मुंह पर दो। समझ गया ना? तुम जब जानता है तो तुम मिलाया का है, एकदम बेवकूफ की तरह बात करता है। चलो, ये क्वेश्चन किस में पूछा है? देखो, इस क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में। ये भी बात देख लो, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप येलो कलर पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दर्शाने का काम करता है येलो कलर। चलिए अगला, जालियांवाला बाग मैस्करेड टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ वायसराय। अब देखो, फिर से बता दिया, जालियांवाला बाग की बात कर लिया, 1919 की बात कर लिया, रॉलेट एक्ट की बात कर लिया, क्या ही बात करे, सारी बात तो कर लिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस समय कौन था भारत का वायसराय? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था बेटा? चेम्सफोर्ड। और आप जानते हैं 1919 का जो एक्ट आया था उसे कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये बात कहा गया था, मैंने आपको पढ़ाया है। जो भी मेरे से पढ़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, वो जानते हैं कि ये मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पढ़ाया हुआ है, अब आ रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या नई बात है, कितना बेहतरीन तरीके। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ सर पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए हैं, ऐसा वैसा करके। चलिए, हु वाज द वायसराय व्हेन रॉयल कमीशन ऑफ सिविल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड इन 1912। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको नहीं पता है रॉयल कमीशन क्या है, आपको ये पता है ना 1912 में भारत का वायसराय कौन था? बहुत बढ़िया, कितना आसान है। किसके ऊपर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने? हार्डिंग के ऊपर। कब फेंका था? 1911 में, क्योंकि दिल्ली दरबार लगी थी 1911 में, फिर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और 1911-12 में वो हाथी पे बैठ करके दिल्ली में जो काम हो रहा था उसको देख रहा था, तो रास बिहारी बोस ने उसके ऊपर में बम फेंक दिया था। बड़ा सिंपल है, लॉर्ड हार्डिंग था। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन में हमने ये बात आपको बताया था। अगला है 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और उसने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस बनवाया? तो देखो, लॉर्ड बेलेजली। ये कौन था बेटा? लॉर्ड बेलेजली। ध्यान रखिएगा, बेलेजली को कहा जाना जाता है किस लिए? सहायक संधि के लिए। आधा बात में पूरी बात बता रहा हूं। बेलेजली को जाना जाता है सहायक संधि के लिए, सब्सिडियरी अलायंस के लिए जाना जाता है। सब्सिडियरी, ध्यान रखिएगा, सब्सिडियरी अलायंस के लिए बेलेजली को जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है who become the last governor general and first viceroy of India during the rule of British Crown। यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल है और फर्स्ट वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है ना, ये एक्ट आया था कब? एक्ट ऑफ, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 और 1858 में, ध्यान से देखिएगा, 1858 के एक्ट में यही बात कहा गया था कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय होंगे, क्योंकि वायसराय पद का शुरुआत ही 1858 के एक्ट में किया गया था, 1857 के क्रांति के समाप्त होने के बाद। और जब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, 1858 का एक्ट आता है, तो उसमें बहुत सारी बात की जाती है, जिसमें ये भी एक बात था कि भारत में अब वायसराय होगा। और लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति को सफलतापूर्वक डिफेंड किया था, उसे भारत का क्या बना दिया गया? पहला वायसराय। तो वो हो गया अंतिम गवर्नर जनरल। यही क्वेश्चन तो पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, और ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द गवर्नर जनरल अंडर हुम न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड। मतलब कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताओ जिसने सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की। तो इसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, जिसके ऊपर में महाभियोग चलाया गया था, यह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। मैं एक बात बता दूं, वॉरेन हेस्टिंग्स भी है एक, वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा, या हेस्टिंग्स
जिसके ऊपर क्या चलाया गया था बेटा, महाभियोग। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है जरा मैं बता दूं कि ब्रिटेन के संसद में महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर में, ब्रिटेन के संसद में, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संसद में, चलिए ब्रिटेन के संसद में महाभियोग ये चलाया गया था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है, हु वाज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो ब्रिटिश भारत का वायसराय आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फिर सिविल सर्विसेज का फादर कौन है, कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा है, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त के लिए भी जाना जाता है, अस्थाई बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। कॉर्नवालिस को कॉर्नवालिस कोड के लिए भी जाना जाता है, देखिएगा कॉर्नवालिस कोड, जिसमें उसने सिविल संहिता को कोडिफाई कर दिया था, ये कोड के लिए भी जाना जाता है। सिविल संहिता यानी कि कानून को कोडिफाई करने का काम इसके लिए भी जाना जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त 1793 कॉर्नवालिस को जाना जाता है, जब बंगाल और बिहार के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था भू राजस्व को वसूल करने के लिए। ध्यान रखिएगा, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, बंगाल बिहार के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, किस लिए, भू राजस्व को वसूल करने के लिए। चलिए ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात कर लिए। अगला है 1939 में कौन से वायसराय ने घोषणा किया कि भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में प्रवेश कर चुका है, तो 1939 के समय वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा 1939 के समय भारत के वायसराय लिनलिथगो थे, लिनलिथगो, जिसमें लिनलिथगो की घोषणा या लिनलिथगो का प्रस्ताव भी कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव के रूप में 1940 में। याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। लिनलिथगो उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। इसने कहा था कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है, और ये बड़ा ही बेकार बात था। और ये घोषणा करते ही, ध्यान रखिएगा, ये घोषणा करते हुए जो कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में सरकार थी, उसने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और वो सरकार चली थी 28 महीने की। अगर मेरे से कोई मॉडर्न इंडिया पढ़ा है खूब अच्छे से, तो मैंने 28 महीने की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किस लिए क्या बोलते हैं, इस्तीफा दिया था, ये बात मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। खूब अच्छे तरीके से ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। जिन लोगों को मैं पढ़ा दिया हूं वहां इशारा मेरा पहुंच गया है, याद रखिएगा। कुछ वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइज द स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत का सांख्यिकी सर्वेक्षण आयोजित किया, लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में और भी काम हुआ था। पहली बार जनगणना का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनगणना का प्रारंभ किया गया था, हालांकि, और लॉर्ड मेयो जनगणना का दशकीय बनाया गया था, दशकीय जनगणना। और लॉर्ड मेयो के समय ही लॉर्ड मेयो की मृत्यु कहाँ हो गई थी, भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कौन से वायसराय की मृत्यु भारत में हो गई थी, अंडमान निकोबार में हो गई थी। तो लॉर्ड मेयो का, ये अंडमान निकोबार के दौरे में गए थे, कैदियों से मिलने, देखने, वहाँ के हालचाल लेने के लिए। एक जुझारू और देश प्रेमी व्यक्ति मिल गया उसको, और चाकू से मार करके वायसराय की हत्या कर दिया। यह बात आप याद में रखिएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई है। अंडर व्हिच वायसराय वाज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 इंट्रोड्यूस। देखिए परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त की बात आ गई, हमने समझाया और क्वेश्चन आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस, यानी कि कॉर्नवालिस के समय में। चलिए मैंने आपको बता दिया था बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में ये लागू किया गया था। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात आ गई। अब इस सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, 1932 में जब, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे महात्मा गांधी और डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब महात्मा गांधी वापस आए। उसके बाद वहां से मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने सांप्रदायिक अवार्ड निकाला था, जिसमें उसने क्या बोलते हैं, वंचित वर्गों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया था। तो ध्यान रखिएगा उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन इंडिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या होता है, देसी भाषा अधिनियम, देसी
भाषा अधिनियम इसका मतलब होता है। और इसका क्या कहानी था? तो इसका ये कहानी था कि ये लॉर्ड लिट्टन है। क्या है बेटा? लॉर्ड लिट्टन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आप देखिएगा कि देसी भाषाओं के अखबारों पे रोक लगाने वाली बात यहाँ पे की गई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ में अगर कोई बोलेगा तो उसमें हम रोक लगा देंगे। देसी भाषा का अखबार, देसी भाषा यानी हिंदी, बंगाली, मराठी, ये सब देसी भाषा थे। चलिए आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किसने भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया? किसने? कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल का पद बना? तो चार्टर एक्ट 1833 से। चार्टर एक्ट 1833 से भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया। तो गवर्नर जनरल का पद बनाया तो पहले क्या था? तो पहले बंगाल का पहले भारत का गवर्नर हुआ करता था, भारत का गवर्नर, और इसे बना दिया गया क्या बेटा? भारत का गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल बना गया। अब देखिए ये कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं। भारत का अंतिम गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कौन था बेटा? विलियम बेंटिंग था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये था भारत का अंतिम गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बारी आया हुआ है। चलिए ठीक है। Who was invited by Lord Bevell to form the interim government in India 1946? यानी कि किस लॉर्ड बेवेल के द्वारा किस भारतीयों को बुलाया गया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए? और आप जानते हैं अंतरिम सरकार के लीडर कौन थे या प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा इस बात को। अंतरिम सरकार 1946 में, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको संविधान पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि 1946 में चुनाव हुआ था और उस चुनाव के दौरान एक चुनाव के बाद एक संविधान सभा बनाया गया था और उसी चुनाव के परिणाम के तहत अंतरिम सरकार की स्थापना भी की गई थी। और उस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी हिस्सेदारी लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद, जिसके लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। ये वही लियाकत अली खान है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां के प्रधानमंत्री बने। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन भारत का गवर्नर जनरल था? अब पॉइंट यहाँ पर कि कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। आप जानते हैं कि आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये बात मैंने आपको पहले बताया था और यहाँ पर देख गया, आजाद भारत का पहला गवर्नर, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल है ये। ध्यान रखिएगा, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये बात मैंने आपको बता दिया है। अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, हु वाज नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेटकाफ को कहा जाता है। मेटकाफ को आपने पढ़ा था। लिट्टन के समय क्या हुआ था? देखो, लिट्टन के समय हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसमें क्या किया गया था कि जितने भी देसी भाषा के अखबार थे, ध्यान रखिएगा, अखबार थे, उसको बंद कर दिया गया था। अखबार को बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, बंद कर दिया गया था ये देसी भाषा के अखबार को, लिट्टन। अब यहाँ पे मेटकाफ ने क्या किया? उसे खोल दिया, बोला कि नहीं, देसी भाषा में अखबार छपना चाहिए। बंद करने का पीछे का कारण क्या है वो हम बताते हैं। क्योंकि देसी भाषा पढ़ने वाले लोग थे और अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ लिखता था तो लोगों के ऊपर असर ज्यादा पड़ता था। अगर अंग्रेजी में कोई अंग्रेजों के खिलाफ लिखता है तो कोई पढ़ेगा, समझेगा, तब ना देसी लोगों को समझाएगा। यहाँ तो देसी लोग पहले ही समझ जाएगा, अपने देसी भाषा में पढ़ेगा तो हिंदी में पढ़ लेगा, मराठी में पढ़ लेगा, गुजराती में पढ़ लेगा, बंगाली में पढ़ लेगा, समझ रहे हो ना? तो देसी भाषा ये होता है। लेकिन अगर अंग्रेजी में पढ़ेगा तो उस समय तो भारतीयों की लिटरेसी रेट ऐसे ही गई गुजरी थी, अंग्रेजी और जय श्री राम। तो कहने का मतलब है कि एक आध परसेंट कोई लोग है, 1% भी नहीं, आधा % कोई लोग है जो अंग्रेजी समझ रहा है, वो पढ़ेगा तब ना अपने लोगों को समझाएगा। आज स्थिति यह है कि अंग्रेजी जानने समझने वाले लोग आज भी नहीं है, अखबार तो कोई पढ़ नहीं पाते हैं, झूठ मूठ की अंग्रेजी भाषा करते रहते हैं। तो जब आज ये स्थिति, तो उस समय और क्या स्थिति रही होगी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद करने का मतलब यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो कहानी था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज। जरा इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन फॉर्मर प्रेसिडेंसी टाउन इन 1688। अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? सिंपल बात है। तो ये तो हम आपको जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ाते हैं, म्युनिसिपैलिटी पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटी में, उस समय बताया था कि मद्रास में बनाया गया था।
कितना बार बताए हैं? तो मद्रास में बनाया गया था पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताया हुआ हूँ। अगला, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर के रूप में वर्गीकृत किया? यानी गुलामी का नया चार्टर किस अधिनियम को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इन्होंने कहा था गुलामी का नया चार्टर। समझ गया ना? इसको बिना ब्रेक का गाड़ी भी कहा था, बिना ब्रेक का गाड़ी भी, ध्यान रखिएगा। गुलामी का चार्टर 1935 के अधिनियम को कहा था। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए भारत सरकार कौन सा आयोग गठित किया था? बहुत सिंपल है, हंटर आयोग। हमने आपको बताया है जालियांवाला बाग के बाद हंटर आयोग की गठन की गई थी, जिसमें उस आयोग में गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। हंटर आयोग की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वाज ईस्ट इंडिया कंपनी लिक्विडेटेड एंड ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी रूल्ड इन नेम ऑफ द ब्रिटिश क्वीन? मतलब किस एक्ट के द्वारा यह कहा गया कि कानून के द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का परिमापन किया गया है, अब भारत पर ब्रिटिश रानी का राज होगा। बहुत सिंपल है, 1800 अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया। 1857 के क्रांति के ठीक बाद 1858 का अधिनियम आया, 1858 का अधिनियम आया, और उसमें पहली बार वायसराय के पद को भी कहा गया, और यह भी कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा पावर किसको ट्रांसफर कर दिया गया? क्राउन को, जो बात मैंने बताया था। तो ब्रिटिश रानी को ट्रांसफर कर दिया गया, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। जो भी मेरे से पढ़े हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या क्वेश्चन करा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा सिफारिश से पारित किया गया था। उस समय कौन थे? तो मैंने कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो एडविन मॉन्टेग्यू याद रखिएगा के सिफारिश पे। अगला पॉइंट है, व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव? भारत में साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। आप जानते हैं इसी समय नारा लगा था साइमन गो बैक, ये नारा लगा था। इसी समय जानते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी से, इसी के विरोध में, ध्यान रखिएगा, इसी समय हो गई थी। और इसी के लिए सैंडर्स की हत्या किसने कर दिया था? सैंडर्स की हत्या वीर भगत सिंह ने कर दिया था। सैंडर्स की हत्या साइमन कमीशन के विद्रोह में जब लाला राय की मृत्यु हुई, तो वीर भगत सिंह को, यानी कि सरदार भगत सिंह को ये लगा कि हमारे जो लाला राय थे उनकी मृत्यु हो गई लाठी से, तो जिसने भी लाठी का आदेश दिया था उसको हम गोली मार देंगे। और चूंकि लाहौर का एसएसपी उस समय एसएसपी सैंडर्स था, तो इन्होंने सैंडर्स को गोली मार दिया। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर टेकन अंडर द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट के तहत कौन सा उपाय किया गया था? कौन सा उपाय किया गया था? तो बिना मुकदमे के कारावास का उपाय। ये मैंने आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट जो है ना, एक ऐसा था जहां सिर्फ शक के आधार पे बिना मुकदमा चलाए आपको जेल में रख दिया जाता। 1919 में रॉलेट एक्ट की कहानी हुई थी। 1919 ये कहानी मैंने आपको समझा दिया है। देखो घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे डेक्कन केम इनटू ऑपरेशन इन द ईयर। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1820 में। यानी बॉम्बे डेक्कन मतलब ये होता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और दक्षिण में जो राजस्व का व्यवस्था किया गया था वो महलबाड़ी राजस्व रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था था। महलवाड़ी पंजाब में हुआ था, यह रैयतवाड़ी था, और अस्थायी बंदोबस्त बिहार बंगाल में था, और इस बंदोबस्त को 1820 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा था? तो यह प्रावधान था कि भारत दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और ये जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 3 जून प्लान था। 3 जून प्लान के आधार पे बनाया गया था। किसका था ये? माउंट बेटन का था। तो माउंट बेटन ने 3 जून प्लान बनाया और उसके आधार पे ये एक्ट बना, और उसमें भारत को दो भागों में विभाजित होने की बात की गई, और भारत और पाकिस्तान दो राज्य के रूप में निकल के सामने में आए, दो देश के रूप में निकल करके सामने आया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिड हॉल्ट मैकेंजी डेवलप फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू इन इंडिया? तो महलबारी, मैकेंजी ने महलबारी शुरू किया था। याद रखिएगा, महलबारी जो शुरू किया था वो होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। देखो 3 व्यवस्था था। एक था आपका अस्थाई बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक था आपका महलबारी, ध्यान रखिएगा, और एक था आपका रैयतवाड़ी। क्या था? रैयतवाड़ी। तो जब अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला था कॉर्नवालिस, महलबारी को शुरुआत करने वाला था मैकेंजी, और रैयतवाड़ी को शुरुआत करने वाला था रीड।
ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता, ठीक है, सॉरी, भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था 1860 में? तो भारतीय लॉर्ड मैकॉले, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले वही व्यक्ति है जिसने अंग्रेजी शिक्षा की भी बात किया, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा, और इसीलिए सीआर भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल कोड या जो पैनल कोड होता है, दंड संहिता है उसको, इंडियन पैनल कोड होता है, उसको बनाने का काम किया लॉर्ड मैकॉले ने 1860 में, और इसको बदलने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी भी भारत में यही अधिनियम चल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने अभी 3 नए अधिनियम जारी किए हैं हाल में, जिसमें बहुत सारी चीजों को बदला गया है, उसमें कोड वगैरह भी बदला गया है, उसके सेंटेंस वगैरह भी बदले गए हैं। हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? तो सर जॉन साइमन। आप जानते हैं बाकी ये तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। अगर पॉलिटी आपने पढ़ा है, अगर इतिहास भी आपने पढ़ा है, तो वहां भी मैंने ये बात बताया है। तो ये तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार 1935 के अधिनियम में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात की गई, प्रांतों में, ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम में। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अब कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय को छोड़कर, क्योंकि चाय का व्यापार किसके साथ होता था? चाय का व्यापार होता था चीन के साथ, चाय और अफीम का व्यापार, तो उसके व्यापार को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी व्यापार पे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के अधिनियम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये कदम उठाया गया था। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि व्हिच प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन? अब क्रिप्स मिशन किसने भेजा था 1946 में? तो मैंने कहा था इटली ने, अरे गलती है, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, ये क्रिप्स मिशन की बात हो रही है 1942 का, और इस समय चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। सॉरी, इटली तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1946 में हुआ था, और इटली ने भेजा था कैबिनेट मिशन। इटली ने क्या भेजा था? कैबिनेट मिशन भेजा था इटली ने, कैबिनेट मिशन। लेकिन चर्चिल ने भेजा था क्या बेटा? क्रिप्स मिशन, जो फेल हो गया था, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन कहलाता है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द शारदा एक्ट वाज पास्ड इन 1929 टू प्रिवेंटिंग, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में शारदा अधिनियम किस लिए पारित किया था? तो बाल विवाह के लिए। देखो, शारदा अधिनियम बाल विवाह के लिए है, ध्यान रखिएगा, शारदा अधिनियम बाल विवाह के लिए है। शारदा अधिनियम, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, बच्चों के शादी को लेकर बाल विवाह के अधिनियम के लिए शारदा एक्ट था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करने के लिए मतदाताओं को अलग करने के लिए पेश किया गया? मतलब कौन सा ऐसा अधिनियम था जो हिंदू और मुसलमान के खाई को चौड़ा करने का काम किया? तो वो अधिनियम था मॉडले मिंटो रिफॉर्म, मॉडले मिंटो सुधार 1909 में। कब? 1909 में, जिसे हम कहते हैं पृथक निर्वाचन। जिसे क्या कहते हैं बेटा? पृथक निर्वाचन। और आपको मैंने पृथक निर्वाचन पढ़ाया है कि किस तरीके से पृथक निर्वाचन में मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1773 का अधिनियम, और ये अधिनियम ब्रिटेन भारत का या ब्रिटिश का पहला अधिनियम था, पहला अधिनियम, ध्यान रखिएगा, पहला अधिनियम था, ध्यान रखिएगा, पहला अधिनियम था, पहला अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में क्या किया गया था बेटा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ये बात हम आपको पढ़ाए हैं 1773 में। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, ये हमारे आज का सेशन था, मॉडर्न इंडिया का पहला सेशन। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया का दूसरा सेशन भी शुरू करेंगे, मॉडर्न इंडिया का तीसरा सेशन भी चलेगा, और मॉडर्न इंडिया जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम ये सेशन चलाएंगे। उसके बाद फिर हम पॉलिटी को शुरू कर देंगे। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े, और अब इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
हमेशा आपके साथ टीम कोको।